हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज अपना टॉपिक है संसाधन एवं विकास। संसाधन संसाधन किसे कहते हैं? हमारी आवश्यकताओं की प्रत्येक वस्तु संसाधन है। ठीक है, जैसे हमारी दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं में जैसे चौक है, डस्टर है, रजिस्टर है, पेन है, सभी चीज़ें क्या हैं? संसाधन, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और जिन्हें निर्माण के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। विकास, संसाधनों की निरंतर उत्तरोत्तर उन्नति को ही क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ठीक है, संसाधन का वर्गीकरण, यानी संसाधन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर दो होते हैं, जैव और अजैव। ठीक है, सामीप्यता के आधार पर दो होते हैं, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत, जिन पर मतलब एक निजी संस्था का या निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। सामुदायिक या समुदाय विशेष का अधिकार होता है। राष्ट्रीय, राष्ट्र का अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें पूरे जो संसार में जितने भी राष्ट्र हैं उनका अधिकार होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर के आधार पर संभावी, ठीक है, विकसित, भंडार और संचित कोष, चार प्रकार होते हैं। ठीक है, संसाधन वैसे देखा जाए तो दो टाइप्स होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक में है नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, जैसा कि इनके नाम में इनकी डेफिनेशन है। नवीकरण योग्य, जिनको हम वापस बना सकते हैं या नवीन कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन है, जल है, सौर है, ये सब। और जैव के अंदर प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव और अनवीकरण योग्य टू टाइप है, पुनःचक्रीय और अचक्रीय। पुनःचक्रीय यानी जैसे कि मतलब धातु से बनी हुई कोई चीज़ है तो उसको हम वापस थोड़ा पिघलाकर दूसरा रूप दे सकते हैं। अचक्रीय, जैसे जीवाश्म ईंधन है, उसे वापस रूप नहीं दिया जा सकता, वो एक बार खत्म होने के बाद में वापस नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, मानवीय दो प्रकार के होते हैं, संरचना एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। ठीक है, नेक्स्ट यह है संसाधन की डेफिनेशन। ठीक है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और जिसके निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी अपने पास उपलब्ध है, वो जो संभाव्य रूप से, सांस्कृतिक रूप से मान्य है। ठीक है, संसाधनों के प्रकार जो पहले मैंने आपको बता दिए, उत्पत्ति के आधार पर दो होते हैं, जैव और अजैव। ठीक है, समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, विकास के स्तर के आधार पर चार प्रकार होते हैं, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं, जैव और अजैव संसाधन। वैसे संसाधन जैव मंडल में पाए जाते हैं, सबको पता है। और जैव संसाधन वे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है। ठीक है, जैव संसाधन जैसे मनुष्य है, वनस्पति है, मछली है, प्राणी जात है, पशुधन है, इनमें सब में जीवन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अजैव संसाधन वे संसाधन जिन निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं। ठीक है, जैसे मिट्टी है, हवा है, पानी है, धातु है, पत्थर है आदि। समाप्यता के आधार पर दो प्रकार होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, नवीकरण योग्य संसाधन, कुछ ऐसे संसाधन जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसके नाम में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है, नवीकरण यानी पुनः निर्माण करना या पुनः नवीन बना देना। जैसे उदाहरण को देख सकते हैं आप, जैसे सौर ऊर्जा है, ठीक है, वो कभी खत्म नहीं होती है। पवन ऊर्जा है, जल, जीव जंतु, ये क्या है? नवीकरण योग्य संसाधन है। अनवीकरण योग्य संसाधन, जैसा कि इसकी डेफिनेशन में ही है सब कुछ, इसके मतलब वर्ड में ही डेफिनेशन छुपी हुई है। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनमें हम किसी भी तरीके से नवीकृत या पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें आते हैं जीवाश्म ईंधन है, बायोफ्यूल्स, धातु आदि। इन संसाधनों के निर्माण में लाखों साल लग जाते हैं और इनको एक बार यूज़ करने के बाद इन्हें पुनः नवीन नहीं किया जा सकता या असंभव है। ठीक है, या इन्हें पुनः चक्रीय भी, इनमें से कुछ संसाधनों को पुनः चक्रीय किया जा सकता है। जैसे धातु है, धातु के मतलब मेटल से कुछ बनाने पर उसको पिघलाकर दोबारा किसी दूसरे रूप में बदला जा सकता है, लेकिन उसे भी मतलब रूप चेंज किया जा सकता है। एक बार खत्म होने के बाद उस चीज़ को दोबारा नहीं बनाया। जैसे इसमें कुछ पुनः चक्रीय जरूर है लेकिन नवीकरणीय नहीं है। ठीक है, जैसे बायोफ्यूल है, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है या निजी कंपनी के पास या किसी एक के पास या किसी एक निजी व्यक्ति के पास होता है, उसे क्या कहते हैं? जैसे किसान के पास ज़मीन है, जैसे आपके घर पे ज़मीन है, ठीक है, उसके मालिक आपके दादाजी हैं, उसके बाद आपके पापा हैं, उसके बाद जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से आप मालिक बनते जाएंगे। ठीक है, जैसे आपका घर है, उसका निजी स्वामित्व है आपके पास, उस पर कोई मालिकाना हक दूसरा नहीं जता सकता, इसे बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट है सामुदायिक संसाधन वे संसाधन जिसका स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है। जैसे हमारे गाँव में होता है कि चारागाह भूमि होती है, ठीक है, जिसको आप अमूमन यहाँ जो
पश्चिम राजस्थान वाले हैं वो क्या बोलते हैं, जोहड़, ठीक है। उसमें निजी स्वामित्व नहीं होता है, ठीक है, समुदाय विशेष का या समाज सभी लोगों का होता है, उसमें पशु सभी रख सकते हैं, ठीक है। और तालाब है, तालाब से पानी सब पी सकते हैं, पार्क में सभी घूम सकते हैं, कब्रिस्तान या जो शमशान भूमि है उसमें सभी अपने मतलब शवों को जलाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन, वे संसाधन जिन पर राष्ट्र का स्वामित्व होता है। राष्ट्र का स्वामित्व किन संसाधनों में, जैसे सरकारी ज़मीन है उस पर सरकार का अधिकार होता है, सड़कों पे, नहरों पे, रेल पुल आदि पर राष्ट्रीय संसाधन है, क्योंकि इन पर स्वामित्व किसका होता है, सरकार का होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं मैप बता देती हूँ। जैसे ये इंडिया है, ठीक है, एक मिनट, ये है इंडिया, ठीक है। अब इंडिया के जो बाउंड्री वाला 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है इस पर तो इंडिया का अधिकार है, लेकिन इसके आगे जितनी भी एरिया है ना उस पर अंतर्राष्ट्रीय मतलब संस्थाओं का अधिकार है, मतलब सबका अधिकार है, न कि ओनली फॉर इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के पास। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। संभावित संसाधन, किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन संभाव्य संसाधन है, मतलब आने वाले टाइम में उनका उपयोग हो सकता है, ठीक है, लेकिन वर्तमान में उनका कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है वो अवेलेबल, लेकिन उनका संभावित उत्पादन बहुत कम है। जैसे गुजरात और राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा है, वो बहुत अच्छे लेवल पे अवेलेबल है, लेकिन इसका यूज़ इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन अब जैसे धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, धीरे धीरे इनका उत्पादन हो रहा है। इन्हें क्या कहते हैं, संभावित संसाधन, ठीक है। नेक्स्ट है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वे संसाधन जो जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, ठीक है, जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित हो चुकी है। वे संसाधन जो मतलब विकसित अवस्था में, जैसे अब बायोफ्यूल है, ठीक है, उनका सर्वेक्षण भी हो चुका है और गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित हो चुकी है कि कितने अवेलेबल है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विकसित संसाधन। भंडार, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो उपलब्ध तो हैं, ठीक है, लेकिन इनके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि हाइड्रोजन ईंधन है, ठीक है, ये अपने पास अवेलेबल है, इसके भंडार तो अपने पास है, लेकिन अपने पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक अवेलेबल नहीं है कि इनका अच्छे से यूज़ कर पाएँ, ठीक है। और संचित कोष ये भंडार का हिस्सा है, ठीक है। संचित कोष और भंडार में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि भंडार के लिए हमारे पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का अभाव। और संचित कोष के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी तो मौजूद है, लेकिन अभी इनका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है, लेकिन टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जैसे पनबिजली यानी पानी से बिजली बनाना, जैसे बांध बनाकर नदियों के पानी को रोककर उससे बिजली बनाना, ठीक है। अब सतत पोषणीय विकास, जब विकास होने के क्रम में पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। इसमें मेनली आपको 2 चीज़ें जाननी, एक तो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और एक भविष्य की ज़रूरतों को अनदेखा ना हो। यानी कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भविष्य की ज़रूरतों को या भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास करें, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब एक पॉइंट है ना, आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और संसाधनों के सही इस्तेमाल के लिए सतत विकास समिट भी हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरो में, जिसे हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। इसमें 100 राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे। एजेंडा 21 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 21 एजेंडे थे, यानी 21 लक्ष्य थे इसके, ठीक है। और इसे एक चीज़ और याद रख लेना आप लोग, इसको UNCEP द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, एजेंडे का मुख्य मुद्दा था सतत पोषणीय विकास, ठीक है, और पोषणीय विकास और संसाधन का सही इस्तेमाल, ठीक है। इस एजेंडे में समान हितों, पारस्परिक जरूरतों, मतलब पारस्परिक जरूरत यानी सामूहिक जरूरत और सम्मिलित जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए विश्व सहयोग की बात की गई, ठीक है। इससे पर्यावरण को क्षति नहीं होनी चाहिए, गरीबी और रोगों को मुकाबला भी किया जा सकता है, ठीक है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये आपकी तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर है संसाधनों का विकास क्यों जरूरी है। मानव अस्तित्व के लिए संसाधन महत्वपूर्ण है, ये सबको पता है कि बिना संसाधनों के मानव जीवन की कल्पना करना भी असंभव है, ठीक है। ऐसा विश्वास ये 2 थोड़ी आप लोग पढ़ ही सकते हैं। इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग यानी कि बहुत मात्रा में यूज़ है, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल वगैरह है, इनका आप अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो आने वाली पीढ़ी है इसका पता ही नहीं चलेगा, आने वाली पीढ़ियों को कि ये ऐसा कुछ था भी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब इसको कम करना चाहिए, इसके यूज को कम करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा आजकल इलेक्ट्रिक उपयोग वाली चीज़ें आने लग गई हैं, ठीक है। कुछ व्यक्तियों के लालच वश संसाधनों का ह्रास हो रहा है। जैसे कुछ व्यक्ति हैं वो मतलब उनका भंडारण कर रहे हैं,
जिससे भी संसाधनों का हास हो रहा है। समाज में कुछ लोगों के हाथों में संसाधनों का संचय है, जिसमें समाज के 2 हिस्से संसाधन संपन्न बन रहे हैं, अमीर अमीर बन रहा है और गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहा है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट भी पैदा हो रहे हैं। आप संसाधनों के अंधाधुंध यूज करोगे तो इससे भूमंडलीय तापन जैसी समस्याएं, ओजोन लेयर में छेद, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण जैसी समस्याएं मानव जीवन में उत्पन्न होगी। मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। मतलब कि अगर मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का बंटवारा है वो न्याय संगत यानी कि इक्वल होना चाहिए। ठीक है, संसाधनों के सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। सतत यानी निरंतर आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सतत पोषणीय विकास या सतत विकास वही है जो मतलब पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाए। ठीक है, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की उपेक्षा न करे। मतलब वर्तमान का जो विकास है वो भावी पीढ़ियों को ध्यान में रख के होना चाहिए, न कि अब अपने ऊपर ध्यान में रख के उसका पूर्णतः यूज कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है संसाधन नियोजन। ठीक है, संसाधन नियोजन मतलब नियोजन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये नियोजन का मतलब समझ लो। नियोजन का मतलब योजनापूर्ण उपयोग या योजनापूर्ण बंटवारा, योजनापूर्ण तरीके से प्रयोग। ठीक है, संसाधन नियोजन के द्वारा संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल यानी कि योजनापूर्ण अच्छे से इस्तेमाल करना। भारत में संसाधनों का वितरण समुचित नहीं है। ये सबको पता है कि भारत में संसाधनों समुचित रूप में या एक जैसा वितरण नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर खनिज है लेकिन अन्य संसाधनों का अभाव है। कुछ ऐसे हैं जहाँ पर पेयजल जैसी सुविधाएं हैं लेकिन खनिजों का अभाव है। हर जगह पर संसाधनों का वितरण एक समान नहीं है। जैसे कि झारखंड में खनिजों की प्रचुर भंडार है लेकिन वहाँ पे क्या नहीं है, पेयजल व अन्य सुविधाओं का अभाव। मेघालय में जल संसाधनों की कोई कमी नहीं है लेकिन वहाँ पे खनिज जैसे संसाधनों का अभाव है। ऐसे में होने वाली समस्या को हम संसाधनों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल से, अब ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए हमें संसाधनों का नियोजन पूर्ण ढंग से ही उपयोग कर सकते हैं, ताकि नियोजन करके हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि हमें किस जगह पर किस चीज़ की कितनी मात्रा में ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में संसाधन नियोजन। जैसा कि मैंने संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए ज़रूरी है कि योजना बनाते समय वहाँ की टेक्नोलॉजी की, कौशल, संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। मतलब कि कौन से एरिया में किस मात्रा में खनिज है, कौन सा खनिज है, वहाँ क्या टेक्नोलॉजी विकसित की जा सकती है, कौन सा कौशल और संस्थागत बातों का वहाँ पे ध्यान रखा जाता है। जैसे वहाँ की स्ट्रक्चर है, बनावट वगैरह, वहाँ का ध्यान रखा जाता है। पहली पंचवर्षीय योजनाएं भारत में संसाधन नियोजन के प्रमुख लक्ष्य रखें। भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं, यानी पूरे देश में विभिन्न प्रदूषण संसाधनों की पहचान कर उनकी क्या की जाए, तालिका बनाई जाए। उपयुक्त कौशल और टेक्नोलॉजी संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते रहे करने के लिए। ठीक है, और नियोजन ढांचा तैयार करना। ठीक है, और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बिठाना। अब ऐसा नहीं है कि नियोजन तो कर लिया लेकिन नियोजन का तालमेल ही नहीं बैठा है कि आपने तो नियोजन में क्या ही बनाया और आप कर क्या ही रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है। हमें तालिका बनानी है, उस एरिया में जिस खनिज का जिस मात्रा में वर्गीकरण है, वहाँ पे जिस चीज़ की जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से हमें क्या करना है, नियोजित तरीके से उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों के दोहन से कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से वैश्विक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि ओजोन लेयर में छेद वगैरह है और भूमंडलीय तापन जैसी समस्याएं हैं, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हैं और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये गांधी की स्टेटमेंट है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी की शोषणात्मक प्रवृत्ति पूरी दुनिया में संसाधनों के कि आधुनिक टेक्नोलॉजी की शोषणात्मक प्रवृत्ति यानी आधुनिक टेक्नोलॉजी का अंधाधुंध यूज ही संसाधनों के क्षय का यानी संसाधनों के खत्म होने का मुख्य कारण है। ठीक है, तो गांधी अत्यधिक उत्पादन के खिलाफ थे। उनका क्या मानना था कि जन समुदाय द्वारा उत्पन्न, जैसे कि वो खाद्य का उत्पादन करते थे, वो खाद्य के प्रयोग पर सबसे ज़्यादा बल देते, क्योंकि उनका मानना था कि आप खाद्य को मतलब लोगों द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट को यूज करो ताकि लोगों को रोजगार मिले और संतुलन बना रहे। ठीक है, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इतना ध्यान रख लो कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से आप मतलब समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो जैसे ओजोन लेयर में छेद वगैरह है, जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय तापन वगैरह जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है भू संसाधन। भू संसाधन, भूमि से प्राप्त संसाधन। भूमि एक महत्वपूर्ण क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति, भूमि से हमें क्या, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं, ये भूमि पर ही आधारित है। सबको पता है कि प्रकृति से जो चीज़ें जुड़ी हैं वो सब भू संसाधन है। ठीक है, भूमि सीमित है, सबको पता है भूमि सीमित संसाधन है, इसलिए इसका उपयोग भी सावधानी से करना चाहिए। ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। भारत में भूमि संसाधन लगभग 43% है, मैदान है। ठीक है, जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाजनक है। 30% भूभाग पर पर्वत है जो 12 नदियों द्वारा सिंचित है। ठीक है, और जिस पे पर्यटन का विकास हो सकता है, जो मतलब पर्वतीय क्षेत्रों पे पर्यटन का, जो नदी वाले क्षेत्र हैं उन पे
पर्यटन का विकास हो सकता है। ठीक है, लगभग 27% भाग पर पठारी क्षेत्र है जिसमें खनिज हैं, जीवाश्म ईंधन है और वनों का अपार संचय कोष है। ठीक है, अब नेक्स्ट है भारत में भू उपयोग प्रारूप। आपके भू उपयोग प्रारूप का एक डायग्राम भी दिया हुआ है, उसे आप अच्छे से देख लेना। मतलब उसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है कि कितनी क्षेत्र है उसका उपयोग कितने मतलब किस चीज़ के लिए हो रहा है, कितने % भूभाग पे कृषि होती है, कितने भूभाग पर मतलब खनिज उत्पादन वगैरह होता है, वो चीज़ें आपको देख लेनी है। ठीक है, भौतिक कारक जैसे भू आकृति, ठीक है, जलवायु, मृदा, ये भौतिक कारक। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व है, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपरा, ये मानवीय कारक। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आप राउंड फिगर में याद रख लो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, परंतु इसके 93% भूभाग पर ही आंकड़े उपलब्ध है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांत हैं उनके आंकड़े वो अवेलेबल नहीं है। असम को छोड़ के उसके शेष भूभाग के आंकड़े अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो क्या है, पठारी भूभाग है। ठीक है, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि निम्नीकरण किस चीज़ों से होता है? वनोन्मूलन। ठीक है, यानी वनों के नष्ट होने से, अति पशुचारण यानी बहुत पशुओं के अत्यधिक चारण से। ठीक है, खनन से। ठीक है, भूमि के उत्पादन में और भूमि के उत्पादन में भी इससे गिरावट होती है। ठीक है, और जो भूमि की उर्वरा क्षमता है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है, भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय। वनारोपण, चारागाहों का समुचित प्रबंधन। ठीक है, यानी चारागाहों का उचित प्रबंधन होना चाहिए। कांटेदार झाड़ियाँ लगाना, रेतीले टीले उनको बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करना। ठीक है, वनों का सबसे मेनली क्या है? वृक्षारोपण या वनारोपण। ठीक है, ये मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है मृदा। ठीक है, मृदा आप सभी को पता होगा कि मृदा कैसे संसाधन है? नवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, एक मृदा के निर्माण में हमें मतलब मृदा को बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। ठीक है, और मृदा को बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक शैलें, संस्तर शैलें, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ क्या है? मुख्य कारक है। ठीक है, और मृदा के जैसे कि 4 संस्तर पाए जाते हैं। ठीक है, या जिसको हम 4 प्रकार या 3, मेनली तो ये 3 ही टाइप होते हैं। ठीक है, लेकिन टॉप सॉइल को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक्स। ठीक है, टॉप सॉइल जो ऊपरी संस्तर है, इसमें प्योर मतलब एकदम मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है उपमृदा अपेक्षित चट्टानी, या जिसका मतलब इसी जो टॉप सॉइल का ही दूसरा पार्ट है ये उपमृदा। इसके अंदर मतलब मृदा के साथ में छोटी छोटी कंक्रीट पाई जाती है। ठीक है, अंधस्तरीय या इसमें आधी चट्टानी पाई जाती है और आधी मिट्टी पाई जाती है। और अपक्षय इसके अंदर ब्लैक स्टोन, ठीक, काला पत्थर जिसे आप बोलते हो, या फिर बेड रॉक्स, ये ऐसी चट्टानी होती हैं जो पुष्पा स्टाइल में बोलते हैं, टूटेगा नहीं साला। ठीक है, ये वाली है। ठीक है, अब हम मृदा का डिवाइडेशन करते हैं। मृदा उच्चावच, भू आकृति और जलवायु वनस्पतियाँ अनेक प्रकार की हैं। ठीक है, भारत के अंदर। ठीक है, इस प्रकार अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं, जैसे जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है। ठीक है, और मरुस्थलीय मृदा है, लेटेराइट मृदा है, लाल पीली मृदा है। ठीक है, भारत में जलोढ़ मृदा, ठीक है, सबसे ज़्यादा है। ये मृदा विस्तृत रूप में फैली हुई है। ठीक है, ये देश की महत्वपूर्ण मृदा है। ठीक है, और ये संपूर्ण उत्तरी मैदान आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो लोग मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मैप कहाँ सेटअप करें? यहाँ। ठीक है, ये जो इंडिया के ऊपर वाला हिस्सा है, जो यूपी से लेके लास्ट में असम तक का जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया इसके अंदर आता है। ठीक है, ये मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियां, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र से निक्षेपों से बनी है। ठीक है, मतलब गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और सिंधु नदियों के मुहानों से जो मिट्टी आती है उससे निर्मित है, मतलब उपजाऊ मैदान है। ठीक है, और राजस्थान और गुजरात तक क्या हुआ है? फैली हुई है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इन नदियों के जो डेल्टा में जो मिट्टी है वो भी कैसी है? जलोढ़ प्रकार की। ठीक है, ये रेत से, सिल्ट से और मृत्तिका से बनी हुई है, ये भी सबको पता है। इसमें मेनली 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये बीच में आप पढ़ लेना, इसमें कुछ वो है नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें एक है बांगर और खादर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पुरानी जो जलोढ़ मृदा है उसे क्या कहते हैं? बांगर, और नवीन जो जलोढ़ मृदा है उसे क्या कहते हैं? खादर। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियाँ ज़्यादा होती हैं और खादर मृदा में ज़्यादा महीन कण होते हैं। ठीक है,
ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है कि जलोढ़ मृदा क्या होता है, जो मतलब बांगर क्या होता है, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, बांगर, और नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, खादर। ठीक है, और कंकर ग्रंथियों की मात्रा बांगर में अधिक होती है और खादर में मतलब महीन कण ज़्यादा होता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा के अंदर पोटास, फास्फोरस, चूनायुक्त जो अंश है वो पाए जाते हैं। ठीक है, और जलोढ़ मृदा है वो गन्ने, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों के लिए उपजाऊपन देती है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट होती है या मुख्य मृदा होती है। ठीक है, और इसमें गहन कृषि की जा सकती है, मतलब ये अत्यधिक उपजाऊ होती है, तो यहाँ पर छोटे मतलब भूखंड पर अधिक उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है, और सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक सारी होती हैं, मतलब जो जलोढ़ मृदाएं वो सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्या होती है, सारी होती है, और इन मृदाओं का सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। मतलब सूखे क्षेत्रों में इन मृदाओं में आप क्या कर सकते हो, सिंचाई के द्वारा अत्यधिक उत्पादन कर सकते हो, जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर वाले क्षेत्रों में। ठीक है, नेक्स्ट है काली मृदा। काली मृदा का रंग कैसा होता है, काला, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रेगर या रेगूर मृदा। ठीक है, ये मृदा मेनली किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, कपास के लिए। ठीक है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, काली कपास मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, और ये है बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। बेसाल्ट चट्टानें दक्कन के पठार में पाई जाती है, उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाने वाली मृदा है। ठीक है, ये लावा सेलों से बनी होती है, जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, लावा का उद्गार होता है, वो ठंडा होकर जो बेसाल्ट चट्टानों में परिवर्तित होता है, और उसी क्षेत्र में निर्मित मृदा को क्या होते हैं, काली मृदा। ये मेनली महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार के आसपास में पाई जाती है। ठीक है, ये मैप है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। इस एरिया के अंदर क्या पाया जाता है, पर्वतीय मृदा, क्योंकि ये पर्वतीय भूभाग है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है। ठीक है, ये इधर अरुणाचल प्रदेश का पहाड़ी भूभाग है। ठीक है, ये सिक्किम वाला एरिया है। इसमें कौन सी मृदा, पर्वतीय और वन मृदा पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लेके लास्ट में असम तक ये पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा असम से थोड़ा पहले तक मतलब पश्चिम बंगाल के आसपास तक पाई जाती है। ठीक है, लाल और पीली मृदा। ठीक है, लाल और पीली मृदा, ये मृदा पहले आपको पढ़ाई नहीं है, लेकिन मैं पहले इसका बता देती हूँ आपको, मैप में आगे आपको इसके बारे में अच्छे से बता देती हूँ। ठीक है, लाल मृदा ये पाई जाती है इधर झारखंड वाले एरिया में, छत्तीसगढ़, ठीक है, और आंध्र प्रदेश वाले एरिया के अंदर पाई जाती है, और नीचे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु वाले एरिया में, और थोड़ा सा हिस्सा इसका महाराष्ट्र वाले एरिया में पाया जाता है। ठीक है, काली मृदा ये मेनली पाई जाती है मालवा वाले एरिया में, मध्य प्रदेश वाले एरिया में इसमें पाई जाती है ये। ठीक है, महाराष्ट्र वाले एरिया के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लेटेराइट मृदा, जिसमें रबड़ का, काजू का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ये मेनली कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ठीक है, जैसे केरला वाले हिस्से के अंदर, कुछ तमिलनाडु वाले हिस्से के अंदर, कुछ हमारे जो मतलब ये झारखंड वाले एरिया के अंदर भी कुछ मात्रा के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और मेघालय वाले एरिया के अंदर भी ये पाई जाती है। शुष्क मृदा है, ये राजस्थान वाले एरिया के अंदर ज़्यादा पाई जाती है, और कुछ मात्रा में अन्य जगहों में भी पाई जाती है, लेकिन लेस, बहुत कम। सबसे ज़्यादा शुष्क मृदा राजस्थान वाले थार मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, काली मृदा ये बेसाल्ट चट्टानों के, आग्नेय चट्टानों के कारण पाई जाती है। ठीक है, और ये गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई है। ठीक है, काली मृदा के कण कैसे होते हैं, महीन कण होते हैं, मृत्तिका से बनी होती है। ठीक है, जैसे जलोढ़ मृदा होती है वो मतलब रोक से बनी होती है, वो सिल्ट से बनी होती है, उनसे बनी होती है। ये किससे बनी होती है, मृत्तिका से बनी होती है। ठीक है, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने की अधिकता होती है। ठीक है, लेकिन फास्फोरस क्या होता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, यह मात्रा बहुत कम होती है, न के बराबर। ठीक है, गर्म और शुष्क में इस मृदा में गहरी दरार पड़ जाती है। ठीक है, जिसमें अच्छी तरह वायु मिश्रित हो जाती है। गिल्ली होने पर यह मृदा कैसी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, और जो उतना यानी कि इसमें बुआई करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और मानसून प्रारंभ होने से पहले बौछार के साथ, यानी कि मतलब मानसून के प्रारंभ में इसमें बुआई कर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में पाई जाती है। ठीक है, मतलब जो दक्कन के पठार वाले एरिया में जो कम वर्षा वाले क्षेत्र, वहाँ पर इस मृदा का विकास होता है। लाल और पीली मृदा ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिम घाट के पहाड़ी पद पर ये मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं का रंग कैसा होता है, लाल रंग की रवेदार आग्नेय चट्टानों से ये बनी हुई होती है, और लोह धातु के प्रसार के कारण होता है इनका। ठीक है, इनका लाल और पीला होना इनके लोह अंश के कारण होता है। ठीक है, और जल योजन के कारण भी होता है। इनका पीला रंग किस कारण होता है, जल योजन के कारण, और लाल रंग किस कारण होता है, धातु के प्रसार के कारण। नेक्स्ट है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से बना है। किससे बना है, लेटर से बना है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटेराइट मृदा का निर्माण किस
किस जलवायु में होता है? उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के अंदर। और आर्द्र तथा शुष्क ऋतु में एक के बाद एक, मतलब आर्द्र और जो शुष्क ऋतु है वो एक के बाद एक आने के कारण, जैसे जो अपने साउथ वाला एरिया है उसके अंदर आर्द्रता और शुष्कता साथ साथ से आती है, तो उसके कारण भी ये होता है। और इसमें भारी वर्षा के अत्यधिक नुकसान का परिणाम है। ठीक है। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है, गहरी होती है और अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है। इसमें सामान्य तो पौधों के पोषक तत्वों की क्या होती है? कमी होती है। ठीक है। मतलब इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। पोषक तत्व बाहर से भी दिए जा सकते हैं इनको। ठीक है। ये अधिकतर दक्षिण राज्यों में, महाराष्ट्र में, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल के कुछ भूभागों में, प्रदेशों में पाई जाती है। ये मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन होते हैं। पर्णपाती जो अपने पत्ते गिराते हैं और सदाबहार जो हरे भरे रहते हैं। ठीक है। और वहाँ इसमें हुमस पर्याप्त रूप से पाया जाता है। ठीक है। लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें हुमस की मात्रा कैसी होती है? कम। सघन वनस्पति वाले में तो हुमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है। पर्याप्त रूप में पाई जाती है। और विरल वनस्पति में इसमें हुमस की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है। इसमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर मृदाओं का ये मृदा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में किसकी? चाय की, कॉफ़ी और रबड़, काजू आदि की खेती के लिए इसका यूज होता है। जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश और केरला की लाल लेटेराइट मृदा में काजू की फसल भी, एक रबड़ जो इसमें नहीं दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, लेकिन रबड़ है, काजू है, चाय और कॉफ़ी इसके लिए उपयुक्त होती है। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ठीक। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं, आपको सभी को पता है। जैसे थार मरुस्थल के अंदर ये रेतीली और लवणीय मृदाएं पाई, और इनका नमक की मात्रा इनमें अधिक होती है। इस मृदा में क्या होता है? नमक की मात्रा अधिक है। झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक बनाया जाता है। जैसलमेर वाले एरिया में खाने का नमक बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन दर अधिक है। ठीक है। और मृदाओं में हुमस और नमी की मात्रा क्या होती है? बहुत नए के बराबर होती है। ठीक है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने कक्कर की सतह पाई जाती है। ठीक है। इसीलिए जो थार का मरुस्थल है उसमें चूना पत्थर की अधिकता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये मृदा संसाधन एक महत्वपूर्ण खनिज है जो आपको मैंने पहले बता दिया। इसमें मिट्टी में ही खेती होती है। कई जीवों को प्राकृतिक आवास, ये आप पढ़ लेना। ठीक है। वर्गीकरण मैंने बता दिया, बनावट, रंग, उम्र और रासायनिक गुण आदि के बारे में पढ़ लेना। ये आप पढ़ लेना, बाकी ये आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट्स में देख लेना आप। ठीक है। और जलोढ़ मृदा जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। और नेक्स्ट है काली मृदा, आपको बता दिया। और लाल पीली मृदा ये भी आपको बता दिया। बस आप इसको एक काम कर लेना, रीडिंग मार लेना, और जो अपनी बुक है उसके अंदर आप इसको नोट्स के हिसाब से पढ़ लेना। ठीक है। ये आपके लिए नोट्स के रूप में अवेलेबल है कि इतना पढ़ लोगे ना आप तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है। अब एक मृदा पार्ट जो बच गया है उसमें, वो है वन मृदा। ये मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। यहाँ पे पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है और पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये दोमट और सिलटदार होती है। ठीक है। नदी घाटियों में इसी मृदा को क्या बोलते हैं? दोमट और सिलटदार मृदा बोलते हैं। परंतु ऊपरी डालों में इसका गठन मोटे कणों का होता है और नदी घाटियों निचले क्षेत्रों में नदी सोपान और जलोढ़ पंखों आदि में इनका मृदा उपजाऊ होती है। ठीक है। नेक्स्ट है मृदा अपरदन और संरक्षण। पहले तो आप ये समझ लो मृदा अपरदन होता क्या है। मृदा अपरदन यानी मृदा का कटाव। ठीक है। क्या होता है? मृदा का कटाव। और कटाव कितने तरीके से हो सकता है? बहुत से तरीकों से हो सकता है। कैसे होता है? जल से हो सकता है, वायु द्वारा हो सकता है। ठीक है। और जो ये अपने भूकंपीय घटनाओं द्वारा हो सकता है। ठीक है। और जो आपका नदी जल द्वारा हो सकता है। बहुत तरीकों से मृदा का अपरदन हो सकता है। इसके अंदर आप जैसे मृदा का कटाव है वो जल के द्वारा हो रहा है तो इसे क्या बोलते हैं? जल अपरदन। ठीक है। और जो मृदा एक स्थान उड़ के मृदा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ के चली जाती है उसे क्या बोलते हैं? आप जैसे उसको मतलब बोल दो कि वाहिका अपरदन यानी मतलब वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपरदन। ठीक है। और जैसे नदियों के जल द्वारा जो अपरदन होता है उसको क्या बोलते हैं? अवनलिका अपरदन। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अवनलिका अपरदन। या आप जो आपकी बुक है उसके अंदर अवनलिका अपरदन वाला पॉइंट दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। यानी कि जो नदियों द्वारा जो जल लाया जाता है उससे जो मतलब भूमि के अंदर दरारें पड़ जाती हैं उसे क्या बोलते हैं उसको? अवनलिका अपरदन। ठीक है। और पेड़ों की जड़ इससे क्या होता है? वनोन्मूलन होता है, यानी वनों का विनाश। सघन कृषि तो मतलब इसका कारण है। अति पशुचारण भी इसका कारण है। भवन निर्माण भी इसका कारण है। अन्य मानव क्रियाएं, ये इन सब के कारण से ही मृदा का क्या होता है? अपरदन। मृदा अपरदन से मरुस्थल बनने का करता है, मतलब मृदा के अत्यधिक अपरदन से मरुस्थल बनता है। जैसे थार के मरुस्थल का आपने नाम सुना हो तो इसके बनने का सबसे मेनली कारण क्या है? मृदा का अत्यधिक मात्रा में अपरदन को रोकने के लिए हमें क्या करना है? मृदा संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है। ये आपके क्वेश्चन जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ सकता है कि मृदा अपरदन को रोकने के का मतलब है कि आवश्यकता क्यों है हमें।
ठीक है, या मतलब मृदापर्जन को रोकना क्यों है, मृदा के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है हमें, ठीक है, क्योंकि मृदापर्जन से मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। इसके लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। पेड़ों की जड़ें मृदा की ऊपरी परत को बचाए रख सकती हैं, यानी वनारोपण से, ठीक है। ढाल वाली जगहों पर समुचित जुताई मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। जैसे ढाल वाला एरिया है, ये मतलब जैसे पर्वतीय एरिया है, अब इस पर आप कृषि करोगे, ठीक है, इसमें समुच्चयदार कृषि करनी होगी आपको, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब इसके ढाल के हिसाब से कृषि करोगे तो ये मृदा का कटाव करेगी, ठीक है। इसलिए इसके अपरदन को रोकने के लिए मतलब समुच्चयदार जुताई या समुच्चयदार कृषि की आवश्यकता है, ठीक है। और ये आपको मैंने पहले बता दिया मृदा अपरदन और संरक्षण, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से रीड कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो आप बता देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर से बता देंगे। इसमें सबसे इस टॉपिक के अंदर जहाँ तक सबसे जो इम्पोर्टेंट की बात है वो है, एक तो है सतत पोषणीय विकास, ठीक है। सतत पोषणीय विकास पढ़ लेना आप लोग, एक टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, और एक जो आपका नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन है वो पढ़ लेना, ठीक है। एक रियो डी जेनेरियो या एजेंडा 21 पढ़ लेना, ठीक है। एक भू संसाधन और एक जो सोइल का वर्गीकरण है, टॉप सोइल, सब सोइल और बेड रॉक्स, ये आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। एक मृदा के प्रकार, जैसे ये जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, लाल पीली मृदा, वन्य मृदा, ठीक है, ये पढ़ लेना। और मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उसमें बता देना, कमेंट में बता देना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।